क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो है अभी आपका होने वाला है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि भूगोल, और भूगोल में हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन पढ़ाई कर रहे हैं। और प्राकृतिक संसाधन में जल संसाधन हम लोग पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है जो मृदा संसाधन है वो पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जल संसाधन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जल संसाधन अगर आप भी पूरा डिटेल में अच्छा तरीका से सीखना समझना चाहते हैं तो सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी साथी अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट का जो है आप आके बताते हैं क्या मिलने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा। इस पर आपको मैथ का सारा PDF और जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो यहीं पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और LGRstudy.com पर भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। LGR स्टडी ऐप के बारे में बात करें 1 मिनट तो आप देख सकते हैं कि इस ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। तो आप सभी साथी जल्दी से क्या कर लेंगे, ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जल संसाधन के बारे में क्या करने वाले साथियों, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जल संसाधन के बारे में। बात करा जाए तो इकाई 1 खंड क के अंदर आपको पता होना चाहिए, भूगोल हम लोग कक्षा 10 पढ़ाई कर रहे हैं। और भारत संसाधन एवं उपयोग यानी कि संसाधन चैप्टर में आज हम लोग जल संसाधन को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जल संसाधन के बारे में सब कुछ आज बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं और जल संसाधन को पढ़ते हैं, एक एक चीज समझेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वाकई आज का क्लास बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले क्या है सर जी, जल संसाधन, ठीक है। तो अभी जानेंगे कि आखिर जल संसाधन क्या है, इसके बारे में सारा जानकारी जानेंगे। संसाधन क्या है वो हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर बात किया जाए जल संसाधन का तो इसमें आप सबसे पहला चीज सर याद रखेंगे कि जल संसाधन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसा सर जी, आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। सबसे पहला बात, जल संसाधन कैसा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि जल संसाधन ऐसा संसाधन है इसका भंडार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, और अगर समाप्त हो भी गया तो इसका पूर्ति आसानी से किया जा सकता है। तो पहला चीज क्या रखेंगे याद सर जी, जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जल संसाधन हमारे लिए जितना ज्यादा उपयोगी है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। सर खतरनाक कैसे है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि 2008 ईस्वी में, कब सर जी, 2008 पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। 2008 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर बिहार में, कहा सर जी, उत्तर बिहार, ठीक है, उत्तर बिहार के अंदर एक बहुत ही जो है भीषण बाढ़ आई थी। वो आपको पता होना चाहिए कि कोसी के क्षेत्र में, किधर सर जी, 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा संख्या में जान और माल का क्षति हुआ था। हो सकता है कि 2008 के बारे में आप लोग उतना नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते, टीवी और अखबार में सुने जरूर होंगे, लेकिन नहीं जानते तो आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि उत्तर बिहार में किस वर्ष भीषण बाढ़ आया था, तो 2008 ईस्वी आप याद रखेंगे। तो हम इस उदाहरण से क्या देखना चाहते हैं, इस उदाहरण से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई साहब बाढ़ के रूप में अगर पानी देखने को मिले यानी कि जल देखने को मिले तो वो हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक होते हुए भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो है, आपको यह जानकर जो है आश्चर्य होगा कि ये जल जहां एक ओर
प्रलय तथा तांडव करते हैं, दूसरी ओर आपको पता होना चाहिए कि मानवीय आवश्यकताओं को जो है सरल और सुगम बनाने का भी काम ये करते हैं, मतलब हमारे लिए ज्यादा क्या है, उपयोगी भी है। और आपको पता होना चाहिए अगला बात, ठीक है, कि पृथ्वी की सतह पर आपको पता होना चाहिए कि ये 3/4 भाग जल से ढका है। जितना भी पृथ्वी मान लीजिए उसका 3/4 भाग, कितना सर जी, 3/4 भाग सर किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। याद रहेगा, 3/4 भाग जल से ढका हुआ। पूछेगा कि पृथ्वी का जो सतह है कितना भाग, पृथ्वी के सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर जी 3/4 भाग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और अगर बात किया जाए कि जितने भी जल है क्या पृथ्वी सतह पे, क्या सारे के सारे पीने लायक है, नहीं, सारे के सारे जल पीने लायक जो है नहीं है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और हमने तो बता ही दिया कि जल एक क्या है सर जी, नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा हमने बात किया कि जल हमारे लिए उपयोगी भी है और जल हमारे लिए खतरनाक भी है। उपयोगी कैसे हैं वो आप सभी जानते हैं, खतरनाक कैसे हैं वो हमने बताया ही। अगर बाढ़ आ जाए, कहीं पे सुनामी आ जाए, तो भाई साहब वही जल हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है। और बिहार के अंदर का बात किया जाए तो 2008 में बहुत ही ज्यादा भीषण जो है बाढ़ हमें देखने को मिला था। 3/4 भाग पृथ्वी का जो है जल से ढका हुआ है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग सर सीखने वाले हैं कौन चीज, तो जल के स्रोत के बारे में। जल के किसके बारे में सर जी, तो जल के स्रोत के बारे में सीखने वाले हैं। तो जानिए जल के स्रोत के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सही बात, आपने देखा भी है कि इस पृथ्वी के ज्यादा सतह पर क्या है सर जी, जल है। सबसे पहला चीज, पृथ्वी के अधिक क्षेत्र पर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों सर जी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब जल को हम कैमरा से या फिर दूर से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है सर जी, नीला। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा बात आपको पता होना चाहिए कि जल स्रोत विविध रूपों में हमें देखने को मिलता है। जल स्रोत अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो उसमें जल स्रोत का बात करें तो पहला जल स्रोत क्या है सर जी, पहला जल स्रोत है भूपृष्ठीय। कौन सा सर जी, भूपृष्ठीय, भूपृष्ठीय। ठीक है, भूपृष्ठीय जल ये क्या होता है सर, सभी के बारे में भी जानेंगे। पहले कितने रूपों में हमें जल देखने को मिलता है वो समझिए। भूपृष्ठीय जल। दूसरा रूप में हमें सर जी भूगत जल या फिर आप भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल बोल सकते हैं। कौन सा जल सर जी, भूमिगत जल। भूमिगत जल भी हमारे पास है। दूसरा, तीसरा सर क्या है, तीसरा नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय जल। कौन सा सर जी, वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या है, अभी जानकारी लेंगे सारे के सारे चीजों के बारे में। और आप लास्ट में बोल सकते हैं महासागरीय। ठीक है, महासागरीय, महासागरीय जल। कौन सा जल सर जी, महासागरीय जल। तो हमारे पास जो जल है वो इतने रूपों में जल उपलब्ध है। कितने रूपों में, भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, वायुमंडलीय जल है और महासागरीय जल है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूपृष्ठीय जल के बारे में। किसके बारे में सर जी, भूपृष्ठीय जल। भू मतलब भूमि और पृष्ठ मतलब उसके ऊपर, पृष्ठ मतलब उसके ऊपर। तो जो भूमि है उसके ऊपर सर कहाँ जल है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमि के ऊपर बहुत सारे आप जानते हैं कि नदी है, ठीक है सर, तालाब है। तो नदी और तालाब के अंदर जो जल है, जैसे कि आप ये भी जानते हैं समुद्र के बारे में, तो समुद्र भी सर ये क्या होगा, भूपृष्ठीय जल का उदाहरण है। ठीक है, तो भूपृष्ठीय जल का सीधा सीधा मतलब है भूमि के सतह पर जितने भी जल है वो सारे के सारे जल सर क्या कहलाएंगे, तो भूपृष्ठीय जल कहलाएंगे। ठीक है, भूपृष्ठीय जल के बारे में समझ में आ गया। अब है भूमिगत जल। भूमिगत का मतलब है सर भूमि के अंदर, भूमि के अंदर भी जल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चापाकल से जो पानी निकालते हैं कहाँ से निकालते हैं, भूमि के अंदर जो जल है वहां से निकालते हैं। तो भूमिगत जल का क्या मतलब समझ रहे हैं सर जी, भूमि के अंदर जो जल है उसको भूमिगत जल कहते हैं। अब है सर जी वायुमंडलीय जल। क्या सर, वायु में भी जल है, एकदम सही आप सुन रहे हैं, वायु में भी जल है। सर कैसे है वायु में जल, तो आपको पता होना चाहिए कि वायु के अंदर बादल है, वायु में बादल है और बादल जल ढोए फिरता है।
तो आप इस रूप से कह सकते हैं कि वायुमंडल में भी सर क्या है, जल है। और महासागरीय जल के बारे में तो भाई साहब कहना ही नहीं, सबसे ज्यादा जल तो सर महासागर में ही है। सबसे ज्यादा जल कहाँ है, महासागर में। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो आप कह सकते हैं कि महासागर जो है सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है। बोल सकते हैं, आपको अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा जल कहाँ पे है, तो महासागर में। कौन सा बोलेंगे सर जी, महासागर। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जल कहाँ है, तो बोलेंगे सर महासागर में। अब याद रखिएगा कि विश्व के कुल है ना जल आयतन का, दुनिया में जितने भी जल है, आपको पता होना चाहिए कि उसका 96.5%, कितना सर जी, 96.5% जल महासागर में है। लो भाई साहब, कितने जल सर, 96.5% जल जो है वो महासागर में ही पाया जाता है। और मात्र कितना परसेंट बच गया सर जी, 96.5% महासागर में पाया जाता है। और अगर सर पीने योग्य पानी का बात करें तो 2.5%, कितना सर जी, 2.5% जो जल है वही जो है अलवणीय है। अलवणीय का मतलब है कि इसमें नमक नहीं है, और इसी को कभी कभी मृदु जल भी कहा जाता है। कौन सा जल, मृदु जल। तो ये 96.5% जो सर जल है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें नमक है। क्या सर जी, नमक है, यानी कि ये लवणीय जल है, यानी कि ये पीने लायक नहीं है। और ये 96.5 है। और इसका अगर बात किया जाए तो उसमें से भी कुछ जल और अलग अलग जगहों पे खराब हो चुका है, और पीने लायक मात्र 2.5% जल ही है। तो पीने लायक जल को अलवणीय जल कहते हैं, जिसमें नमक नहीं होता है, और इसको मृदु जल भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए मृदु जल क्या है, या फिर मृदु शब्द का मतलब सीधा समझ लीजिए, वैसा मृदु जल किसको बोलेंगे, मृदु जल किसको बोलेंगे, वैसा जल जिसमें नमक ना हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं पीने लायक जल को हम मृदु जल कहते हैं, या अलवणीय जल को मृदु जल कहते हैं। यानी कि हम वैसे जल को मृदु जल कहेंगे जिसमें नमक का मात्रा जो है नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भूपृष्ठ जल के बारे में। तो हमने बता ही दिया कि धरातल पर जो है, यानी कि भूमि के पृष्ठ पर जो जल है वो क्या है सर जी, भूपृष्ठ जल है। तो अब बात करेंगे सर, जो भूमि के पृष्ठ पर नदी में जल है, कहीं तालाब में जल है, वो जल आता कहाँ से है, वो जल आता कहाँ से है। तो याद रखेंगे कि भूपृष्ठीय जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा है। कौन है सर जी, वर्षा। वर्षा के कारण ही आपको पता होना चाहिए कि तालाब के अंदर, पोखरा के अंदर, जिसको हम तालाब भी बोलते हैं, और नदी के अंदर आपको जल दिखाई पड़ता है। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि भूपृष्ठीय जल का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो वर्षा है। मुख्य स्रोत क्या है सर जी, वर्षा है। और आपको बताना चाहिए कि वर्षा का लगभग 20% भाग, कितना प्रतिशत भाग सर जी, वर्षा का 20% भाग। ये सारे के सारे आप माइंड में फिट करते जाइए, ठीक है ना। रटने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े नोट बनाने से कुछ नहीं होगा, चीजों को सीखने समझने से ही होगा। आप क्लास में जितना ध्यान से देखते हैं वही काम आएगा, ठीक है। और वो आप खुद घर पर पढ़ के कितना समझ पाते हैं वो हमको पता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिए, क्लास के अंदर ध्यान से समझा कीजिए। तो याद रखेंगे कि 20% जो जल है वो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जितना वर्षा हुआ उसका 20% जल सर क्या होता है, तो सर उसका 20% जल जो है वो फिर से भाप बन के उड़ जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। सर बाकी का 80% जल क्या होता है, तो बाकी के 80% जल के अगर बारे में बात किया जाए तो वो झील, तालाब, नदियों में है, और कुछ जल उसमें से प्रवाहित होकर के समुद्र में भी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में। सर समुद्र में वर्षा का जल कैसे जाता है, तो नदी होकर के। मान लीजिए कि ये गंगा नदी है, बारिश हुई, गंगा नदी में बहुत सारा पानी आया, गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर के समुद्र से मिलती है, तो वहां पर जाकर के सारा का सारा वर्षा का पानी उसने समुद्र में मिला दिया। तो समझ में आ रहा है बात है। अब दूसरा बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें वर्षा के जल को बचा करके रखना चाहिए, मतलब इसी को कहेंगे वर्षा जल संग्रह। क्या बोलेंगे, वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह क्या है, वर्षा के जल को बचा के रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्षा का जल है यही जो है छिद्र होकर के, या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे दरार होकर के
भूमिगत जल में जाता है। वर्षा का जल ही कहाँ जाता है सर जी? भूमिगत जल में जाता है। भूपृष्ठीय जल जो है, पृथ्वी के ऊपर जो जल है, सतह पर जो जल है, पोखरा में, तालाब में, नदी में, वो धीरे धीरे रिश्ते 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 कहाँ जाता है? तो भूमिगत जल में जाता है, जहां से हम चापाकल का पाइप डाल करके पीने योग्य पानी निकालते हैं। तो वर्षा के जल को हमें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिसको वर्षा जल संग्रह भी बोलते हैं। साइंस में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि वर्षा जल संग्रह करने के अलग अलग कौन कौन से विधि हैं, खादीन क्या है, और भी बहुत सारे, जैसे हम कुल्लह क्या है, ये सारे के सारे चीजों का चर्चा करेंगे। तो भूमिगत जल के बारे में आपने सीखा। अगर बात किया जाए, सॉरी, ये भूपृष्ठीय जल के बारे में, भूमिगत जल के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बताना है कि वर्षा जल के धरातलीय छिद्र से रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। कैसे सर जी? वर्षा वाला जल धीरे धीरे रिश्ते 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 अंदर चला जाता है और कठोर शैल में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इकट्ठा हुआ जल, वर्षा का जल भूमि के अंदर जाकर के इकट्ठा हुआ, इसी को सर जी हम भूमिगत जल कहते हैं। और लंबे दूरी 100 मीटर 100 फीट 200 फीट रिसने के बाद ये क्या होता है? बहुत साफ हो जाता है और यहाँ पर साफ पानी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम भूमिगत जल बोलते हैं। और चापाकल का पाइप डाल करके हम लोग यहीं से क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब वायुमंडलीय जल क्या हो, तो आपने देखा है कि वायुमंडल के अंदर जो जल है, महासागरीय जल सर कौन नहीं समझता है? सबसे ज्यादा 96% जल हमारा महासागर में ही है। तो ये सारे के सारे चीज समझेंगे। अब आइए, अब हम लोग समझने वाले हैं जल संसाधन का वितरण। क्या समझने वाले हैं सर जी? अब अगला हैशटैग क्या होगा? तो जल संसाधन का हम लोग समझने वाले हैं सर जी वितरण। क्या समझने वाले हैं? तो वितरण समझने वाले हैं। जल संसाधन का वितरण का मतलब है कि जितने भी जल हैं पृथ्वी के ऊपर या फिर पृथ्वी के अंदर, वो किस तरह से वितरित है, मतलब बांटे हुए हैं, कहाँ पे कितना जल है। अगर इस चीजों का बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है सर जी? दक्षिणी गोलार्ध। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी जो है बोला जाता है। और जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, उसमें उसको स्थल गोलार्ध बोला जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध समझिए क्या है। ये मान लो भाई साहब आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को सर आप बीचों बीच काट दो, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाता है सर जी आपके उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है सर जी? उत्तरी। क्योंकि नक्शा में आप लोगों को पता होगा, नक्शा में, कि ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है। ठीक है, दाहिने वाला सर जी पूरब कहलाएगा और बाएं वाला पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी को पूरे पूरे बीच से काट दो सर जी, यानी कि बीच में एक रेखा खींच दो और इससे ऊपर का जो भाग है वो कहलाएगा सर जी उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा से नीचे वाला जो भाग है वो सर जी कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध ऐसे लिखोगे, गोलार्ध कैसे लिखोगे? गोलार्ध। इसका मतलब अभी जस्ट समझ में आपको आने वाला है। गोलार्ध का गोला का आधा, गोला का आधा क्या कहलाता है सर जी? गोलार्ध कहलाता है। तो पृथ्वी हमारा लगभग गोला है, उसके ऊपर वाला भाग आधा है, नीचे वाला भाग आधा। हमने बोला है कि बीच से काटना है, तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है उसको ऊपरी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को निचली गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि पानी ज्यादा कहाँ है सर? तो ज्यादा पानी है दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए इसको जल गोलार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर जी? जल गोलार्ध। ठीक है, और ऊपर वाले भाग में, अगर पृथ्वी के ऊपर जल के वितरण को देखा जाए तो ऊपर वाले भाग में जल कम है, जिस कारण इसको हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे या नहीं याद रखेंगे, सो बताइए। और आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश भाग जो है लवण की उच्च सांद्रता जो है धारण करते हैं। मतलब जितने भी सारे जल है उसमें ज्यादा जल में नमक मिला हुआ है, फिर भी जैव विविधता के लिए ये महत्वपूर्ण है।
समुद्र में जितने भी जल हैं वो सर क्या है, उसमें नमक का मात्रा ज्यादा है, नमक का मात्रा ज्यादा है। फिर भी सर जी उसमें समुद्री जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं, जो समुद्री वनस्पति हैं वो खिल रही है, खनिजों का भंडार है आपके समुद्र के अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा समुद्र वाला पानी है वो यूजलेस है, भाई साहब बहुत उसका भी उपयोग है और उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध आप लोगों ने समझा, कहाँ पे कितना जल है ये आप लोगों ने समझा। और बात करें अगर पृथ्वी के ऊपर और जल के बारे में, तो अलग अलग नदी बहुत ज्यादा मात्रा में जल रखे हुई है अभी भी, ठीक है ना। तो हमारे नदी में भी बहुत ज्यादा मात्राओं में क्या है, जल पड़ा हुआ है। तो ये है जल का वितरण। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जल नहीं है, ज्यादा जल है सर जी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो ये सारे के सारे बात आप याद रख सकते हैं। स्थल गोलार्ध और जल गोलार्ध क्यों कहते हैं, ये सारे के सारे चीजों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अब सर हम लोग समझने वाले हैं किस चीजों को, तो जल संसाधन के उपयोग को समझने वाले। किसको समझने वाले सर जी, जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग समझने वाले हैं, जल संसाधन का उपयोग समझने वाले हैं। तो समझिए सर जल संसाधन का उपयोग क्या क्या। भाई साहब हमें नहीं लगता है कि आप 10वां में आ चुके हैं और 10वां में आने के बाद भी आपको जल संसाधन का उपयोग क्या है ये नहीं पता होगा। क्या सही बात है कि नहीं, आप जरूर जानते होंगे कि जल संसाधन का उपयोग क्या है और कहाँ पर हम जल का यूज करते हैं। तो भाई साहब मैं भी बता देता हूँ क्या दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जल का जो है मानव जीवन में काफी उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के होते हैं। मतलब मनुष्य और जो वनस्पति है उसके अंदर जल का प्रतिशत ज्यादा होता है। अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणियों में, किसमें सर जी, प्राणियों में जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे सर प्राणी में 65%, कितने प्रतिशत सर जी, 65% जल होता है। कितना जल होता है सर जी, 65%। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है सीधा सीधा कि अगर 100 केजी का कोई प्राणी है, प्राणी में कौन कौन आता है, मनुष्य और जितने भी जीव जंतु है वो सारे के सारे, ठीक है, जितने भी जीव प्राणी है उस अगर कोई 100 केजी का है, 100 केजी का है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 65 केजी जल होगा। 65 केजी कितना सर जी, जल होगा उसके शरीर में। तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है जल। तो हमारा प्राणी का शरीर में भी ज्यादा से ज्यादा जल का ही मात्रा है। अगर बात किया जाए पौधों के बारे में, किसके बारे में सर जी, पौधे के बारे में, पौधों के बारे में। तो पौधा में आपसे पूछा जा सकता है कि पौधा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे सर जी, आप बोलेंगे 65 से 99% जल पाया जाता है पौधा में। पौधा में क्या होता है कि कुछ पौधे में ज्यादा जल पाए जाते हैं, कुछ पौधे में कम जल पाए जाते हैं। समझ में आ गया। तो पौधा में 65 से 99। और एक से फल सब्जी ये सब आप लोग जानते होंगे, उसमें ज्यादा जल ही होता है। अगर बात करें टमाटर के बारे में सर, टमाटर में सर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, कोई जानते हैं क्या, तो कमेंट में लिख सकते हैं। सर टमाटर में 99% जल पाया जाता है। मतलब क्या सर जी, मतलब ये कि अगर आप 100 केजी टमाटर खरीदते हैं तो उसमें 99 केजी जो है वो जल है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप किसी सब्जी वाले के पास जाओ और बोलो कि भाई साहब 100 केजी टमाटर दीजिए और आप उसको 1 केजी का पाई थमा दीजिए, 1 केजी का पाई दीजिए, तो क्या होगा सर, बोलेगा भाई साहब आपने तो 100 केजी टमाटर लिया तो 1 केजी का पाई क्यों दे रहे हो। तो बोलना सर जी कि आप साइंस नहीं जानती हो, है ना, 100 केजी टमाटर में तो भाई साहब 99 केजी जल ही होता है, इसीलिए मैं जल का पैसा नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको उसके अंदर जो जल को छोड़ करके जो चीजें उसके लिए पैसा दे रहा हूँ। तो क्या करेगा, वो एक डंडा निकालेगा और आपको पीटना शुरू कर देगा। भाई साहब वो थोड़ी ना साइंस जानती है, ठीक है, और आपको पैसा, पानी का भी पैसा देना पड़ेगा। और वो जल हमारे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा ही क्या होता है सर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी भी होता है। तो आप ये समझ सकते हैं सारे के सारे चीज। अब बात करें जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि जल के उपयोग की सूची बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी। कहाँ कहाँ से करते हैं हम लोग? पीने के लिए, पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, घरेलू काम के लिए भी जल का उपयोग करते हैं, खेतों को पटाने के लिए, सुन लो अभी, सब कुछ सुनते जाओ और सीखते जाओ। खेतों को पटाने के लिए यानी कि सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते हैं। उद्योग जो है, उद्योग जो व्यापार, उद्योग मतलब जो फैक्ट्री होते हैं वहां भी जल का होता है। जन स्वास्थ्य मतलब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी हमें जल का जरूरत पड़ता है। स्वच्छता मतलब सर जी साफ सफाई के लिए भी जल का जरूरत पड़ता है। मल मूत्र विसर्जन इत्यादि जो करते हैं उस टाइम पर हमें भी जल का जरूरत पड़ता है। और भी आप जानते होंगे कि विद्युत उत्पादन के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु संयंत्र में उसको ठंडा करने के लिए, शीतलन मतलब सर ठंडा करने के लिए भी जल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर मछली पालना है किसी को तो जल का जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर जल कृषि मतलब ऐसा खेती जो जल में होगा तो उसके बिना नहीं हो सकता है। जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा क्या है भाई साहब? ऐसे कुछ खेल हैं जो जल में खेले जाते हैं। तो आप बताओ कि बिना जल का वो वाला खेल आप खेल पाएंगे? जैसे स्विमिंग है सर जी, स्विमिंग है, तो ये सारा का सारा तो हम बोल सकते हैं भाई साहब जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं जल ही जीवन है। क्या कहते हैं सर जी हम लोग? जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन क्यों है? क्योंकि भाई साहब बिना जल का जीवन संभव नहीं है। जिंदगी में हम लोग बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा काम जो है जल के सहारे हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लगभग 25% भूमिगत जल जो है आपको पता है कि स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। अब भूमि के अंदर भी जितना जल है, क्या वो सभी के सभी साफ जल है क्या? नहीं। भूमि यानी कि जमीन के अंदर जितना जल है उसमें से मात्र 25% जल ही भाई साहब पीने के लायक है। भूमि के अंदर जितने भी जल है उसका 75% जो भाग है वो भी सर खराब ही है, मतलब मृदु नहीं है, मतलब वो खराब जल है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि पृथ्वी के अंदर यानी कि भूमिगत जल जो भी है वो सारे के सारे पीने के लायक है, नहीं। 25% जल ही पीने के लायक है। अब एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाला चीज हम समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या है सर वो चीज? जरा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से करा दीजिए। तो पढ़िए, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ने वाले सर जी? बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना सर पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये क्या होता है। परियोजना हल्का ठीक से मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है सर जी? सीख लो, सीख लो। परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। परियोजनाएं अब समझेंगे कि भाई साहब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए सर जी? बांध। और बांध जो है उसी को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टिहरी बांध का, नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल बांध का, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं। तो ये समझिए आखिर बांध को, नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है उसको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सर जी कि जो बांध है, जितने भी बांध है, आप लोगों ने हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? बोलेंगे यस सर जी, हीराकुंड नाम का बांध सुने हैं। तो बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। जो बांध वाला परियोजना है इसके विकास का बहुत सारा उद्देश्य है। बहुउद्देशीय बांध बनाने का कोई एक उद्देश्य नहीं है। कितना उद्देश्य है सर जी? बहुत सारा उद्देश्य है। अगर कोई नदी है, ठीक है, अब इस नदी को पूरा हमने सर जी बांध बना के रोक दिया, पूरा हमने बांध बना के सर जी क्या किया?
रोक दिया, और रोकने के बाद हम छोटा छोटा सा फाटक इसमें छोड़ देंगे, जिससे हम पानी को अपने इच्छा के अनुसार कभी छोड़ेंगे, कभी बंद करके रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये बांध जो बनाते हैं नदी के ऊपर जो बांध बनाते हैं इस तरह से, आखिर इसका क्या क्या काम है। तो पहला, ये बाढ़ नियंत्रित करता, मतलब बाढ़ को रोक सकता है। दूसरा सर, मृदा के अपरदन को रोक सकता है, यानी कि मट्टी को धंसने को ये रोक सकता है। अब आप याद रखेंगे कि सिंचाई काम को भी कर सकता है, मतलब खेती पटाने के लिए भी, अगर यहाँ पे पानी इधर जा रही थी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो इस पानी का यूज करके हम अपने अगल बगल के खेत को भी क्या कर सकते हैं सर, पटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर जी, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, हमने ऊर्जा चैप्टर में पढ़ाया भी होगा। बिजली बना सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ जो पाइप रूप से हम जल को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये लगा देंगे टरबाइन से जनित्र को जोड़ देंगे, तो जनित्र घूमेगी तो बिजली बनेगा। और जो उद्योग धंधा है उसमें भी जल हम कर सकते हैं। परिवहन जो है भी इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, मनोरंजन के भी दृश्य होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, इस बांध को देखने आते हैं, तो उससे भी आर्थिक स्थिति वहाँ के लोगों का मजबूत होता है। इसमें मछली का पालन सर जी हम लोग कर सकते हैं। ये कृषि के लिए जल हमें यहाँ से मिल सकता है। पर्यटन तो हमने बता ही दिया, यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा उपयोग है इसका। अलग अलग क्षेत्र में हम बांध का हेल्प ले सकते हैं, और इसमें कोई एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारा यहाँ इस बांध का यूज है। इसीलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर जी, बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। और अनेक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम इस नदी है ना, इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया। आप याद रखेंगे, बहुत सारे उद्देश्य का ये पूर्ति कर रहा था, इसीलिए हम बांध को बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। ठीक है, अब आप बांध के बारे में हमारे बहुत सारे महान लोगों ने बहुत चीज बोला है, लेकिन सबसे फेमस है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन। किसका सर जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बांध के बारे में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। उन्होंने बोला था कि आधुनिक भारत का मंदिर है ये। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के बांध को किसने, ये बांध को सीधा बोल लो कि बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के बांध को किसने मंदिर कहा था, एक बार लिख दो आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, PJN आप लिख सकते हैं कमेंट में, PJN पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक चीज आप याद रखेंगे, मंदिर सर क्यों कहा गया, भाई साहब मंदिर भगवान के रहने का स्थान है, वो भगवान जो हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं देते हैं, हमें सृष्टि में रहने का जो है बुद्धि सद्बुद्धि देते हैं। तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई साहब जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो भी हमारे बहुत सारे जरूरतों का पूरा करता है, जरूरतों को, इसीलिए हम इसको बांध को हम मंदिर कह सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है, जिसमें सर जी बहुत सारे हम कुछ नदी घाटी परियोजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन है सर जी, भाखरा नंगल, याद रखेंगे भाखरा नंगल। पहला सर जी कौन है, तो भाखरा नांगल परियोजना आप बोल सकते हैं। दूसरा कौन है सर, हीराकुंड, क्या बोलेंगे सर जी, हीराकुंड परियोजना बोल सकते हैं। तीसरा सर जी दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है तो उसको दामोदर परियोजना बोला जाता है। कौन सर जी, दामोदर परियोजना बोला जाता है। गोदावरी परियोजना भी बोला जाता है। कौन सा सर जी, गोदावरी, कृष्णा। और आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी पर भी ये बना हुआ है और सोन नदी पर भी बना हुआ है। अनेक परियोजनाएं भारत के बहुउद्देशीय विकास में सहायक हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे बांध है। हीराकुंड बांध के बारे में हमने आपको बताया है। अब बात करें आगे तो आपको पता होना चाहिए कि नदियों में बांध लगाने से जो है नदियों का जो प्रकृति प्रवाह है वो वृद्ध होता है। सर जी अभी तक तो हम लोगों ने बांध का खासियत देखा है,
बांध का क्या खासियत है, क्या वहां से हमें मिलता है, वो कितना अच्छा है, ये देखे हैं। अब देखने जा रहे हैं सर जी हम लोग बांध का बुराई, मतलब बांध बनाने से खराबी क्या है, समस्या क्या है, वो सीखने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बांध से समस्या क्या है। जब हम कोई नदी बह रही है, मान लो ये कोई नदी क्या हो रही है सर, बह रही है इधर की तरफ। अब यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं तो उसका प्राकृतिक प्रवाह सर रुक गया। अब प्राकृतिक प्रवाह रुकता है तो समस्या बहुत ही ज्यादा खड़ा होता है। क्या क्या हो सकता है सर? अब जिस धारा के अनुसार ये बह रहा था, इसका धारा रुक गया। अब हम अपने हिसाब से इसमें क्या करते हैं, छोटा छोटा फाटक बना देते हैं और उस फाटक से क्या होती है, जल बाहर आती है। अब इसे समस्या क्या होता है कि प्राकृतिक प्रवाह जैसे ही रुकता है तो बहुत सारा समस्या देखने को मिलता है। क्या होगा, बांध के इस तरफ बहुत सारा कचरा, जिसको कहते हैं सर जी मलबा, क्या कहते हैं, मलबा, कचरा जो है यहाँ पर जम जाएगा। कचरा जम जाएगा क्योंकि पानी रुक गया ना सर जी, पानी रुकेगा तो यहाँ पर कचरा क्या हो जाएगा, जम जाता है, कचरा जमा हो जाता है। और कचरा जमा होने के कारण बहुत सारा समस्या देखने को हमें मिलता है। तो क्या क्या समस्या मिलता है आपको पता नहीं कि जिसके तल पर जो है अवसादीकरण तेजी से होता है। अवसादीकरण मतलब यहाँ कचरा जम जाते हैं। इसी तलछट जमाव से आपको पता होना चाहिए कि जलीय जीव के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या आ जाती है। हाँ, यहाँ पर जो जल में रहने वाले जीव है, अब उसका भोजन समाप्त हो जाता है क्योंकि नीचे तो कचरा ही कचरा बैठ गया है, कचरा ही कचरा बैठेगा तो वो कचरा कई बार खा लेते हैं, जिसके कारण उसका मौत हो जाता है। उसका प्रजनन अच्छा से नहीं हो पाता, वो अपने बच्चों का जन्म नहीं अच्छा से दे पाते हैं, वो फ्री होकर के घूम नहीं पाते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर लगा दिया है, कौन सा सर जी, यहाँ पर हमने लगा दिया है, बांध बना दिया है। अब यहाँ पे पानी रुका हुआ है तो ये पूरा एकदम फ्री ढंग से ये नहीं जो है घूम पाता है। आपको साथ ही पता होना चाहिए कि जैसे विभीषिका उत्पन्न जो है हो सकते हैं। और इतना ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर अगल बगल के क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाता है। सर बाढ़ कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर सर आपने पानी को रोक रखा है। अब इधर वाले क्षेत्र में नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण अगर ज्यादा पानी हुआ तो इधर का बांध या फिर इधर का बांध टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या हो सकते हैं, इस अगल बगल वाले क्षेत्र में भाई साहब क्या हो जाएगा, तो अगल बगल वाले क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ का समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है। और बाढ़ आएगा तो बहुत सारा मट्टी धंस के भाई साहब दूर चला जाएगा, तो इसको मृदा अपरदन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे समस्या बांध से उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम जल संसाधन को बचाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सर जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है समझिएगा। नर्मदा एक नदी है, गुजरात के अंदर है। कहाँ है सर जी, गुजरात के अंदर। चीजों को सीखिए समझिए। तो नर्मदा नदी है, गुजरात के अंदर ये नदी है। इस नदी में सर क्या है, तो इस नदी को बचाने से संबंधित या फिर इस पर जो समझ लो कि बांध बनाया जा रहा था, समस्या डाला जा रहा था, उससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन, जिसको आप लोग एनजीओ बोल सकते हैं। एनजीओ, एनजीओ का मतलब क्या होता है सर जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ ये सरकारी नहीं होता है, ये नॉन गवर्नमेंट का मतलब ये गैर सरकारी संगठन है। कुछ गैर सरकारी संगठन ने क्या किया, वहां के स्थानीय लोगों को, किसानों को और पर्यावरण जो विद हैं उसको जो है समझ सकते हैं कि प्रोत्साहित किया। किसके लिए, गुजरात में जो नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी पर याद रखेंगे सर जी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के ऊपर क्या है सर जी, सरदार सरोवर बांध। क्या है सर बताएंगे, तो हम बोल सकते हैं सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के ऊपर सर सरदार सरोवर जो बांध है, इसके विरोध में एक प्रदर्शन किया गया था, उसी को हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। अब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि आखिर बांध से क्या क्या समस्या आता है। तो गुजरात में
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है उसके विरोध में कुछ एनजीओ ने किसानों का, पर्यावरणविद का और वहाँ के स्थानीय लोगों का मदद लेकर के उन्होंने क्या किया था सर जी, आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन को कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि वो नर्मदा नदी को बचाना चाहते थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा, बताओ जल्दी से। तो ये सारे के सारे चीज आप क्या कर सकते हैं सर जी, याद रख सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन तक आज हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अब अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। कल के क्लास में, अगले क्लास में हम लोग जो है चर्चा करेंगे जल संकट के बारे में। किसके बारे में सर चर्चा करेंगे? जल संकट के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे अलग अलग जानकारियां हम लोग जो है कर लेंगे। वर्षा जल संग्रह के बारे में समझेंगे कि वर्षा जल संग्रह क्या है, किस तरह से वर्षा के जल को हम बचा सकते हैं, वो सारे के सारे जानकारी लेंगे। तो आज हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन तक पढ़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध जो है, इस बांध के विरोध में वो कुछ एनजीओ के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोग, किसान और जो पर्यावरणविद है उसका सहायता लेकर के इस लोगों ने, इस एनजीओ ने आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से हम लोग क्या करते हैं सर जी, इसको जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में इससे आगे हम लोग क्या करेंगे सर, बढ़ेंगे, सारे चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अगर अभी तक आपने सर जी LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर क्या मिलेगा, सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, PBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको मिलेगा। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, तो वहां से आप सारे के सारे चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है और दोनों मोबाइल ऐप पर आपको अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा। तो दोनों मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के क्लास को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।